ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में. Those who are interested in clinical psychology, they can go in like for a counselor job soon after completing their masters, or they can apply in hospitals. जो भी MA स्पेशलाइजेशन क्लिनिकल से करेगा वो चाहे अपने वो हॉस्पिटल में काम कर सकता है. और अच्छा, Dr. Manoj Kumar Pandey sir has joined us and he is clearly visible on the screen. He is one of the faculty member with us. Welcome, Dr. Manoj Kumar Pandey sir. धन्यवाद. Yes. So we were discussing about the scope and field, discipline which we offer in our department. It's a long. Yes, specialization in clinical psychology will going to help you out. As working as like a clinical psychologist, if you do complete your MPhil, in a same way doctor gets a license, you all will going to get a license. With the help of that license you can open your clinic anywhere in India. जैसे डॉक्टर्स के पास लाइसेंस होता है उनकी डिग्री कंप्लीट करने के बाद, अगर आप स्पेशलाइजेशन क्लिनिकल साइकोलॉजी लेके उसमें MPhil कर लेते हैं तो आपको RCI रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक लाइसेंस प्रोवाइड करता है जो आपको एबल बनाएगा पूरे इंडिया में कहीं भी अपना क्लिनिक स्थापित करने के लिए. यू कैन ओपन योर क्लिनिक. अपार्ट फ्रॉम दिस बहुत सारे स्कूल्स जो हैं वो मांगते हैं स्पेशलाइजेशन क्लिनिकल साइकोलॉजी में, और अगर आप क्लिनिकल साइकोलॉजी में कर लेंगे तो यू कैन डायरेक्टली गेट जॉब. और बहुत सारी वैकेंसीज जब आती हैं तो दे आस्क फॉर स्पेशलाइजेशन. ठीक है, आपने प्लेन MA कर लिया साइकोलॉजी में, लेकिन बहुत सारी वैकेंसीज आपसे मांगेंगी कि वेदर यू आर हैविंग स्पेशलाइजेशन इन क्लिनिकल और इन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. कहाँ मतलब आपके पास कोई स्पेशलाइजेशन है तो प्लेन MA के कंपैरेटिव आपके पास दूसरे बच्चों से ज्यादा एज होगी, मतलब आप ज्यादा उनसे बेहतर पोजीशन में होंगे क्योंकि आपके पास MA की डिग्री के साथ साथ यू आर हैविंग स्पेशलाइज्ड क्वालिफिकेशन ऑफ दैट वेरी फील्ड. ये स्पेशलाइजेशन आपकी दूसरे सेमेस्टर से ही हम लोग प्रोवाइड करते हैं. आपको फर्स्ट सेमेस्टर में, क्योंकि ये सबके लिए ओपन है कोर्स, BA वाले भी कर सकते हैं, BCom वाले भी, एंड दोज हु आर हैविंग BSc एज इन देयर डिसिप्लिन without psychology, with psychology, this masters or MSc in applied psychology is open for each and every student. और उसके बाद भी जो इंटरेस्ट, मतलब काफी सीनियर लोग भी ज्वाइन करते हैं क्योंकि सब लोग जान ही रहे हैं कि टाइम के हिसाब से बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ हो गई है. पीपल हैव लॉट्स ऑफ इश्यूज. तो नॉर्मल जिंदगी को भी ठीक से समझने के लिए वन कैन ऑप्ट फॉर क्लिनिकल साइकोलॉजी, MA और MSc इन अप्लाइड साइकोलॉजी. ये प्लेन मास्टर से इसलिए डिफरेंट है बिकॉज इसका स्ट्रक्चर जो कोर्स का है वो इतने तरीके से बनाया गया है कि आपको पहले सेमेस्टर में पूरा बेसिक हम लोग सिखाते हैं कि जिन्होंने, क्योंकि ये ओपन है सबके लिए, जिन्होंने साइकोलॉजी पढ़ी भी नहीं है उनके लिए भी और जिन्होंने पढ़ी है उनके लिए. तो हम जो स्ट्रक्चर कोर्स का बनाया हुआ है फर्स्ट सेमेस्टर, वो पूरे फंडामेंटल ऑफ साइकोलॉजी से डील करता है कि फंडामेंटल एस्पेक्ट्स क्या क्या है. उसमें प्रॉपर बेस बनाया जाएगा, बेसिक कॉग्निटिव प्रोसेसेस का, कैसे हम सोचते हैं, कैसे हमारी सोच काम करती है, इस सब से रिलेटेड आपके पेपर इसमें हैं. और दूसरे सेमेस्टर से हम लोग क्या करते हैं, स्पेशलाइजेशन. जिस बच्चे का इंटरेस्ट, हम पहले सेमेस्टर में बताएंगे कि किस फील्ड में आपका इंटरेस्ट, आप पढ़ेंगे सारे पेपर लगभग थोड़े थोड़े, जिसको आप पढ़ने के बाद ये डिसाइड करेंगे कि मेरी फील्ड या मेरी स्पेशलाइजेशन कौन सी है, या मैं किस फील्ड में या किस क्षेत्र में अच्छा करूंगा. तो उसके बाद आप सेकेंड सेमेस्टर में जब मूव होंगे तो यू विल गेट टू ऑप्ट फॉर वेदर यू वांट टू गो इन OB और यू वांट टू गो इन क्लिनिकल साइकोलॉजी. आपको OB लेना है या आपको क्लिनिकल साइकोलॉजी ऑप्ट करना है. उसी हिसाब से हम बेसिक्स सारे हैं, क्योंकि जो क्लिनिकल वाला होगा वो जो डिसऑर्डर्स होते हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स लाइक डिप्रेशन,
OCD, so many disorders are there, schizophrenia, इस सब के बारे में आप holistic वो पढ़ेंगे पूरा डिटेल। एंड इन थर्ड सेमेस्टर टिपिकल आपकी स्पेशलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी, सारे पेपर उसी चीज से रिलेटेड होंगे, जैसे साइकोथेरेपी, काउंसलिंग, और फिर बच्चा हर बच्चे को एक समर होती है जो कि आप हमारे विभाग अध्यक्ष आपको लेटर बना के देंगे और आप उस लेटर को लेके कहीं किसी हॉस्पिटल में, मतलब वो भी हम लोग ही बताएंगे कि कहाँ करना है, लेकिन वो बच्चे की उसके हिसाब से होगा कहाँ वो जा सकता है। जैसे कुछ बच्चों ने पिछले वर्ष की थी दिल्ली में जाके, कुछ ने लखनऊ में की, तो ये कुछ रांची गए, तो ये डिपेंड करेगा बच्चे कहाँ पर जाने में कंफर्टेबल है या उसके पेरेंट्स उसको कहाँ तक अलाउ कर रहे हैं। तो हमारे जो लिंक्स हैं वो हर जगह है, हम उसी हिसाब से लेटर प्रिपेयर करके देंगे। और उस ट्रेनिंग का फायदा ये होगा कि आपको ग्राउंड लेवल पे जो आप थ्योरीज पढ़ रहे हैं, या डिप्रेशन में ऐसा होता है एक इंसान होपलेस फील करता है, हेल्पलेस फील करता है, वर्थलेस, तो जब ये थ्योरी आप पढ़कर यहाँ से जाएंगे और व्हेन यू विल गोइंग टू सी द एक्चुअल पेशेंट और यू कैन से क्लाइंट, जब आप देखेंगे, आप उनको ऑब्जर्व करेंगे, देन यू कैन रिलेट कि यस जो हमने पढ़ा था, दीज ऑल आर द सिम्टम्स जो इसके अंदर प्रेजेंट हैं, एंड दीज सिम्टम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सच बिहेवियर। इसलिए इसका डायग्नोसिस जो हमारे डॉक्टर हैं उन्होंने, जो साइकेट्रिस्ट, क्योंकि क्लिनिकल साइक और साइकोलॉजिस्ट हैव टू वर्क इन कोलैबोरेशन विद द साइकेट्रिस्ट, क्योंकि बहुत सारे डिसऑर्डर्स ऐसे होते हैं जो इंडिपेंडेंट आप नहीं वो कर पाएंगे। जैसे बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया, बाइपोलर में 2 फेजेस होते हैं, मेनिया एंड योर डिप्रेशन। अब उसमें यू हैव टू साइकेट्रिस्ट जो होगा वो दवाई से उसको उतना बिहेवियर कंट्रोल करेगा, एटलीस्ट वो आपको सुनने के लिए रेडी हो जाए, एटलीस्ट द क्लाइंट इज एबल टू एक्सेप्ट कि आप क्या मतलब वो जो बताने की कोशिश करेगा, जो मतलब आप ऐसी स्थिति में वो आ जाएगा, उसके बाद आपका काम शुरू होगा कि अब वो सुनने लायक हो गया है। अब आप उसकी जो कॉग्निटिव है कि मेरे को कोई पसंद नहीं करता है, या मैं हेल्पलेस हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा इस जीवन में, ये आप सब यहाँ से थ्योरी, आपकी क्लासेस होंगी, क्लास 10 से 4 रेगुलर चलती है, उसके बाद जब प्रैक्टिकल होता है तो वो 5 बजे तक एक्सटेंड हो जाता है। प्रैक्टिकल्स बहुत सारे हैं, क्योंकि जब आपको डायग्नोसिस में आप ट्रेनिंग में जाएंगे, आपसे पूछा भी जाएगा, तो यहाँ से आपको हम वेल ट्रेन्ड सारे टेस्टिंग बेसिक सब सिखाकर भेजते हैं, ताकि कोई अगर क्लाइंट आए और साइकेट्रिस्ट आपसे बोले कि आप इसका डिप्रेशन देखिए कि वेदर ही इज हैविंग डिप्रेशन नॉट, इसको डिप्रेशन है नहीं है, तो आप बहुत सारे, जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं बोल देती हूँ, बेक डिप्रेशन इन्वेंटरी इज देयर, आप उसको लगाएंगे, वो पूरा हम आपको सिखाएंगे। तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि ये विभाग पूरा टेस्टिंग सिखाने, थ्योरी पढ़ाने के बाद आपको टेस्टिंग कैसे करनी है, टेस्टिंग के बाद आप उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, उसके लिए भी जो ट्रेनिंग है, उसकी अरेंजमेंट हम जो लोग करते हैं वो प्रॉपर एक सीक्वेंस में चलती है, जो बहुत इफेक्टिव है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, इट्स द कॉल ऑफ द स्टूडेंट इफ ही और शी इज इंटरेस्टेड इन गोइंग फॉर नेट एग्जामिनेशन। सो यस, वी डू, टीचर्स हियर डू, दे हेल्प स्टूडेंट to the maximum level जहां तक वो कर सकें, by providing notes and by providing book. Yes, one more thing I would like to add here, you all will going to get a book bank. आपको किताबें भी यहाँ पर खरीदने की, क्योंकि ये विश्वविद्यालय है, एक बुक बैंक मिलता है आपको, एक सेमेस्टर में क्या क्या पढ़ाया जाएगा उसका आपको प्रॉपर सेट बना के 6 से 7 किताबें दी जाती हैं हर सेमेस्टर के लिए, जो आपका जो सिलेबस है उसको कवर करती हैं। तो इसमें आपको मतलब दिस इज द बेनिफिट ऑफ स्टडिंग इन यूनिवर्सिटी ओवर द कॉलेजेस, क्योंकि यूनिवर्सिटी आपको बड़ा प्लेटफॉर्म देती है, यू ऑल विल गोइंग टू गेट अ बिगर प्लेटफॉर्म, बेटर एक्सपोजर, और सारी जो यहाँ पर मतलब फैसिलिटीज अवेलेबल है, लैब इज देयर, कंप्यूटर लैब इज देयर, तो सारी चीजें आपको मिलेंगी। सो ये आपकी चॉइस होगी, वो फर्स्ट सेमेस्टर को पढ़ने के बाद आपको स्पेशलाइजेशन कौन सी लेनी है, और कैसे जो आप सीख रहे हैं उसको आप इंटर्नशिप जो भी करने जाएंगे, ट्रेनिंग करने जाएंगे, वहां पर आप जाके उसको अप्लाई करेंगे, और यस डेफिनेटली वो आपको हेल्प करेगा। और वो इससे क्या होगा, आप हॉस्पिटल में जहां भी आपकी
वो होगी, मतलब वेर एवर यू फील लाइक, आपको स्कूल काउंसलर बनना है, या आपको हॉस्पिटल में काम करना है, या आपको ऑर्गेनाइजेशन में जाके काम करना है, वो आप यहीं पर ही डिसाइड हो जाएगा। और आपकी जो स्पेशलाइजेशन है वो आपको बाकी उसमें हेल्प करेगी नहीं करेगी डेफिनेटली। अगर आप इसके बाद फिर एमफिल का सोचेंगे तो एमफिल में क्या है, स्पेशलाइजेशन में जब आप प्रॉपरली यहाँ पे पेपर वो पढ़ के जाएंगे तो वो आपको एमफिल में हेल्प करेगा। जो प्लेन एमए करके आएंगे वो तो बेसिक पेपर पढ़ते हैं ऑल ओवर इंडिया, बट यहाँ स्पेशलाइजेशन ही जब आपकी, तो वो उन्हीं पेपरों को डील करेगा। तो डेफिनेटली आपने बाकी के बच्चों से थोड़ा ज्यादा पढ़ा होगा, बिकॉज यू आर ऑलरेडी स्पेशलाइज्ड इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। तो उसके बाद आप फर्दर मतलब वही फिर एमफिल you will get RCI number and you can open your clinic and you can independently practice your choice. I guess I'm done. So now over to you, Dr. Janvi. Thank you. Thank you, Anu ma'am. बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया अपने डिपार्टमेंट के बारे में। हमारी अप्लाइड साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में ही असिस्टेंट प्रोफेसर है। अभी आपने इनको सुना, अनु त्यागी जी को। और अब मैं, चूंकि हमारी मुख्य अतिथि आज के थोड़ा सा उनको कनेक्ट होने में प्रॉब्लम हो रही है, जहाँ है वहाँ इंटरनेट इशू है थोड़ा। तो अब मैं अपने विभागाध्यक्ष जो वर्तमान में हमारे डिपार्टमेंट के विभागाध्यक्ष है प्रोफेसर अजय प्रताप सिंह जी, मैं उनसे आग्रह करती हूँ कि अपने डिपार्टमेंट के बारे में बताएं। बच्चों को कुछ साइकोलॉजी से करने के बाद वो किस किस फील्ड में जा सकते हैं, क्या स्कोप हो सकता है साइकोलॉजी का, और उनके जीवन में कितना रोल प्ले करेगा साइकोलॉजी। ये सभी चीजों के बारे में सर आप उनका मार्गदर्शन करें। सर आपसे आग्रह है कि अब आप बच्चों का, हमारे छात्र छात्राएं जितने भी जुड़े हुए हैं, ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित हो, तो इसको अपना कैरियर के रूप में साइकोलॉजी को चुन सके। प्रोफेसर अजय प्रताप सिंह जी। सर आपका वो अनम्यूट करना पड़ेगा। नहीं सर को म्यूट करना पड़ेगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। सर आप अपने आप म्यूट करें, अनम्यूट करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर जानवी जी। यह वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के व्यवहारिक मनोविज्ञान की तरफ से यह बहुत ही एक अलग तरीके की पहल है कि हम मनोविज्ञान पढ़ने वाले और ऐसे विद्यार्थी जो कि मनोविज्ञान के छात्र नहीं हैं उनको भी यह बताने का प्रयास कर रहे हैं इस वेबिनार के माध्यम से कि वह मनोविज्ञान के क्षेत्र में, व्यवहारिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में किस तरीके से अपना करियर बना सकते हैं। सबसे पहले तो मैं विभाग के बारे में आपको कुछ बताना चाहूंगा कि इस विभाग की स्थापना 1998 में आज से लगभग 22 वर्ष पूर्व हुई है और पिछले 22 वर्षों से हम लोग लगातार व्यवहारिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में जो भी स्पेशलाइजेशन है उसको और जो कहते हैं मनोविज्ञान के जो मूलभूत सिद्धांत हैं उसके माध्यम से हम बच्चों के मन मस्तिष्क में, हम अपने सामाजिक परिवेश में हम मनोविज्ञान के ज्ञान को विस्तारित करने का, उसको फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। अब तक लगभग पिछले 22 वर्षों में लगभग हमारे यहाँ से 550 के आसपास विद्यार्थी यहाँ से एमए अप्लाइड साइकोलॉजी, एमएससी अप्लाइड साइकोलॉजी की डिग्री लेकर वो मनोविज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। मुख्यतः जो हमारे बच्चों का जो प्लेसमेंट है वो एक काउंसलर के रूप में, एक परामर्शदाता के रूप में अधिकतर है और संगठनों में भी हमारे यहाँ के जो विद्यार्थी हैं बहुत ऊंचे पदों पर काम कर रहे हैं। तो हम लोग शुरुआत करेंगे कि हम लोग क्या पढ़ाते हैं। देखिए, जो ओवरऑल एमए एमएससी अप्लाइड साइकोलॉजी का जो पूरा करिकुलम है उसमें 20 पेपर हम पढ़ाते हैं। हर सेमेस्टर में 5 पेपर आपको पढ़ाए जाते हैं। पहले सेमेस्टर में जो 5 पेपर है वो कॉमन है, वो बिना किसी स्पेशलाइजेशन के हैं, और उसके बाद सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में स्पेशलाइजेशन है। स्पेशलाइजेशन में हम लोग अभी वर्तमान में 2 स्पेशलाइजेशन ऑफर कर रहे हैं। पहला है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, और आपका दूसरा है काउंसलिंग एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी का। हम स्पेशलाइजेशन के 8 पेपर पढ़ाते हैं और सेकेंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के बीच में जो हमारा 2 महीने का कह सकते हैं समर का गैप होता है, समर वेकेशन का, उसमें हम बच्चों को इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं। वो चाहे ऑर्गेनाइजेशंस में भेजते हैं, चाहे हम काउंसलिंग और क्लिनिकल के बच्चों को हम रिहेबिलिटेशन सेंटर है, हॉस्पिटल्स है, मेंटल हॉस्पिटल्स हैं, वहां पर भेजते हैं।
जो उसका उद्देश्य है बच्चों को समर ट्रेनिंग कराने का, क्योंकि यह अप्लाइड साइकोलॉजी का कोर्स है और जब तक विद्यार्थी को यह नहीं पता है कि जो ज्ञान वह सीख रहा है उसका उपयोग किस तरीके से किया जा सकता है, तो इस कोर्स को पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो बच्चा क्या करता है कि जो हमने थ्योरी में पढ़ाया है और जो हम प्रैक्टिकली कर रहे हैं उसके बीच का जो गैप है उसको ब्रिज करने की कोशिश करता है। तो जो स्टूडेंट यहाँ से जा रहा है सेकंड सेमेस्टर में कहते हैं यहाँ पढ़ने के बाद, तो हम लोग सेकंड सेमेस्टर तक प्रयास ये करते हैं कि बच्चे को यहाँ पर, क्योंकि अप्लाइड साइकोलॉजी का विभाग है तो यहाँ पर मेन फोकस हमारा टेस्टिंग पर भी है, असेसमेंट पर है और डायग्नोस्टिक टूल्स पर। तो हम बच्चे को सेकंड सेमेस्टर तक की कोशिश करते हैं कि इस तरीके की टेस्टिंग और असेसमेंट की चीजें सिखा सके कि जिससे कि वह प्रैक्टिकल फील्ड में जा करके कि ऑर्गेनाइजेशंस में किस तरीके से हम टेस्टिंग कर सकते हैं, हॉस्पिटल्स में हम कैसे टेस्टिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम क्लिनिकल सेटिंग में जाते हैं तो हमको TAT है, रोशा है, WAT है, SIS है, 16PF है, इस तरीके के टेस्ट की जरूरत पड़ती है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की अगर बात करें तो हम लोग MBTI की बात करते हैं। इसके अलावा आपका फायरोबी टेस्ट है, 16PF का टेस्ट है, ये ज्यादातर हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं। तो देखिए अप्लाइड साइकोलॉजी पे फोकस इस चीज पर जाता है कि एक अप्लाइड साइकोलॉजिस्ट को क्या क्या एक्स्ट्रा कह सकते हैं एज है या एडवांटेजेस हैं एक नॉर्मल साइकोलॉजिस्ट के ऊपर। हम लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट को प्रोफेशनली ट्रेन करते हैं, चाहे वो टेस्टिंग का पार्ट हो, चाहे वो टेस्ट बनाने का पार्ट हो, स्केल कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं हम लोग, टेस्ट कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, और हाउ दे कैन एड टू the basically working or the knowledge of the psychiatrist in the clinical setting। आप लोगों ने अभी अगर BA तक पढ़ा है मनोविज्ञान तो आपको ये पता होगा शायद कि जो हमारे साइकियाट्रिस्ट होते हैं ओनली दे कैन प्रिस्क्राइब मेडिसिन्स, बट एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट वी हैव टू डील विद द बिहेवियरल पार्ट ऑफ द पेशेंट। तो हमारा क्या है, वो हमारा स्पेशलाइजेशन है और हमको उसी चीज में हमको फोकस करना है कि हम जो हमारा पार्ट है किसी पेशेंट के ट्रीटमेंट में या एज ए काउंसलर, तो हम उस चीज का एडवांटेज या उस चीज का फायदा किस तरीके से हम उठा सकते हैं। तो ये तो बात हो गई सेकंड सेमेस्टर तक की। थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में जो हमारा फोकस है वो बच्चों पर ये है कि क्लिनिकल साइकोलॉजी या ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के हम स्पेशलाइज्ड पेपर पढ़ाते हैं, जिससे कि स्टूडेंट्स को, जैसे हमने एग्जांपल बताया कि आप जैसे नॉर्मल MA कर रहे हैं या अन्य कोई डिग्री ले रहे हैं तो वहां पर क्या है, स्पेशलाइजेशन का थोड़ा अभाव है, उसकी कमी है। लेकिन जब हम यहाँ पर स्पेशलाइजेशन के OB या क्लिनिकल के अगर हम 8 पेपर पढ़ा रहे हैं तो उसका मतलब क्या है कि हम उस क्षेत्र में आपको एक स्किल्ड और एक एक्सपर्ट बना के मार्केट में भेज रहे हैं। उससे क्या होगा कि आप अपने साथ के जो अन्य बच्चे हैं उनसे आप अपने आप को कह सकते हैं अधिक नॉलेजेबल और अधिक स्किल्ड पाएंगे, और वो आपको इस चीज में हेल्प करेगा कि आप प्रैक्टिकल फील्ड में किस तरीके से लोगों को बेटर वे में हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इसका इश्यू है, थोड़ी चीजें जुड़ी हुई हैं इसके स्कोप से, वो ये है कि जो जैसे कि हमारे पहले के वक्ता ने बताया कि इस कोर्स को करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आपका साइकोलॉजी का बैकग्राउंड। तो ऐसे बच्चे जो BSc करके आ रहे हैं, ऐसे बच्चे जो कि BCom करके आ रहे हैं, ऐसे बच्चे जो कि BA करके आ रहे हैं और उन्होंने मनोविज्ञान पहले नहीं पढ़ा है, उन बच्चों के लिए भी ये अपॉर्चुनिटी है कि वो यहाँ पर एडमिशन लेकर के इस कोर्स को पढ़ करके एक अच्छे मनोवैज्ञानिक बन सकते हैं। और उससे भी अच्छी चीज क्या है कि अगर आप एकेडमिक्स में करियर बनाना चाहते हैं, आगे रिसर्च करना चाहते हैं, क्या कह सकते हैं कि आप अप्लाइड साइकोलॉजी की फील्ड में या इसके जो और डिफरेंट एरियाज हैं उसमें, तो आपके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप यहाँ से MA MSc अप्लाइड साइकोलॉजी करने के बाद आप क्या है कि प्रैक्टिकल फील्ड में और अच्छा अपना करियर बना सकते हैं। थोड़ा सा हम लोग जरा इसके डिफरेंट एरियाज और इसके स्कोप्स के बारे में भी बात करेंगे थोड़ी सी। देखिए, अपार्ट फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी, क्या है कि अप्लाइड साइकोलॉजी के और बहुत सारे एरियाज हैं जिसमें कि करियर की बहुत अपार संभावना है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, डिफेंस में जो है DIPR एक इंस्टीट्यूट है, डिफेंस इंस्टीट्यूट फॉर साइकोलॉजिकल रिसर्च, वो लोग इस चीज पर बात करते हैं कि हम जो आर्मी पर्सनेल हैं उनको किस तरीके से
ट्रेनिंग कर सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट का उसमें क्या रोल हो सकता है, ऐसे हमारे मिलिट्री पर्सनल जो कि एडवर्स एनवायरनमेंट में काम करते हैं, उनकी साइकोलॉजी, उनकी साइकी को हम किस तरीके से पढ़ सकते हैं, हाउ वी कैन हेल्प देम एज अ साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, टेस्टिंग और रिक्रूटमेंट जो होता है आर्मी पर्सनल का, उसमें साइकोलॉजिस्ट का क्या रोल है, ये आपने अगर कभी एनडीए या अगर आपने कभी सीडीएस का इंटरव्यू दिया होगा तो आपको ये बहुत अच्छे तरीके से पता होगा कि वहां पर आपका थीमेटिक का परसेप्शन टेस्ट, ठीक है, WAT वर्ड एसोसिएशन टेस्ट और सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट यूज किया जाता है इस तरीके की टेस्टिंग। इसके अलावा हम लोग जब बात करते हैं फॉरेंसिक साइकोलॉजी की, तो वहां पर भी क्या है, सीबीआई से लेकर के जो डिफरेंट फॉरेंसिक है लैब्स हैं, उसमें भी साइकोलॉजिस्ट की भूमिका है, चाहे वो लाई डिटेक्टर टेस्ट हो, नार्को टेस्ट हो, वो काम भी मनोवैज्ञानिक द्वारा ही किए जाते हैं। इसके अलावा स्पोर्ट साइकोलॉजी एक बहुत बड़ा एरिया है जिसमें कि ये मनोवैज्ञानिकों की बहुत ही अहम भूमिका है। क्यों? कि हो सकता है आपकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी हो, आपके स्किल्स बहुत अच्छे हो, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो, लेकिन क्या है, अगर आपका इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है, अगर आप परसेप्शंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो क्या होता है कि आपने देखा होगा क्रिकेट के मैच में क्या होता है कि शुरू के 3 विकेट गिरने के बाद टीम इंडिया हार जाती है। तो वो क्या है कि वी आर मोर गाइडेड बाय आवर परसेप्शंस। तो क्या है, एज ए स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट हमारा रोल क्या है कि एम्प्लॉइज के जो एंथुसियाज्म है उसको किस तरीके से बनाए रखा जाए, फोकस बनाए रखने में हम किस तरीके से मदद कर सकते हैं। ऐसे जैसे शूटिंग की बात करें तो वहां पे पूरा का पूरा जो फोकस है वो इस चीज पर है कि अटेंशन पे करने के ऊपर है। तो वहां क्या करते हैं, एज ए स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट हम उनको मेडिटेशन की ट्रेनिंग देते हैं कि किस तरीके से हम उनका जो अटेंशन पार्ट है और उसको इनहेंस कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट फील्ड है। एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट भी एक बहुत इम्पोर्टेंट कह सकते हैं जॉब है, जो कि ज्यादातर स्कूलों में अपार्ट फ्रॉम काउंसलर कि क्लासरूम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, स्कूल क्लाइमेट का क्या इफेक्ट है, स्कूल के वातावरण का क्या प्रभाव है, स्कूल के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं उनके हम परफॉर्मेंस को कैसे इनहेंस कर सकते हैं, ये सारी चीजें क्या है कि एज ए एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट ये हमारे जॉब हो सकते हैं। तो ये जो करियर की अगर हम बात करें तो ये बहुत सारे एक अपार क्षेत्र हैं जिसमें कि मनोवैज्ञानिक के रूप में हम काम कर सकते हैं। और उससे भी बड़ी जो चीज है वो ये है कि एक व्यक्ति के रूप में जो हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है, जो संतुष्टि मिलती है कि हाउ वी आर पॉजिटिवली कंट्रीब्यूटिंग टू द लाइफ ऑफ अदर्स। हम दूसरों के लाइफ में, दूसरों के जीवन में किस तरीके से एक सकारात्मक योगदान दे रहे हैं और दूसरे लोगों को अच्छा बनाने में, उनको खुश रखने में हम एक मनोवैज्ञानिक के रूप में किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये आपका एक इनर सेटिस्फैक्शन भी उसके साथ साथ जुड़ा हुआ है। तो ये सारी चीजें हैं। स्कूल्स में आप जैसे अगर हम बात करें कि सीबीएसई और आईसीएसई के जितने स्कूल्स हैं वहां पर क्या किया गया है कि एक जो स्कूल्स में काउंसलर की जॉब कंपलसरी कर दी गई है। और उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि 2 चीजें हैं जिसको कि हम लोग फोकस करते हैं। एक तो यहाँ से आप मास्टर्स करने के बाद आप पीजी डिप्लोमा करके किसी इंस्टीट्यूट से आप वहां पर जा सकते हैं। लेकिन बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जहां पर कि वो पीजी डिप्लोमा भी नहीं मांगते हैं, केवल अगर आपने स्पेशलाइज्ड डिग्री की हुई है। जैसे हम बात करते हैं नवोदय विद्यालय की, केंद्रीय विद्यालयों की, तो वहां पर क्या है कि डायरेक्ट मास्टर्स के बाद भी आप वहां पर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और वहां पर एज ए काउंसलर आप वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। एक और फील्ड है जिसमें कि एनजीओ मैनेजमेंट का। मुझे अभी पता नहीं कि वो इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में एक उनका सेपरेट यूनिट है कपार्ट। तो कपार्ट क्या करता है बेसिकली कि वो लोग एनजीओज रन करने के लिए ट्रेनिंग देते हैं और उनकी फंडिंग भी करते हैं। तो आज के करीब 10-11 साल पहले कपार्ट के लोगों ने हमारे यहाँ पर बच्चों की कैंपस प्लेसमेंट कराई थी। यहाँ से करीब 10 स्टूडेंट को लेकर के गए थे। तो पहले उन लोगों ने क्या किया कि वहां पर कपार्ट वालों ने कि हमारे बच्चों को दूसरे एनजीओ में प्लेस किया। जब उनकी ट्रेनिंग हो गई 1 साल की तो उनको इंडिपेंडेंटली फंड किया और वो बच्चे आज की डेट में अपना एनजीओ खोल करके चला गए। तो ये जो चीजें हैं कि लोगों को किस हिसाब से मैनेज करना, अच्छा जरूरी नहीं है कि रूरल डेवलपमेंट में ही आप काम कर रहे हैं।
उन्होंने क्या किया है, बहुत सारे बच्चों ने अपने काउंसलिंग सेंटर खोले, बहुत सारे बच्चों ने अपने रिहैबिलिटेशन सेंटर खोले हुए हैं। तो क्या है कि ये सारी चीजें आपको एक कह सकते हैं इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर बनने में भी बहुत मदद करती हैं, कि कोई जरूरी नहीं है कि आप दूसरे के यहाँ ही जॉब करें, आप खुद से अपनी चीजें भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं, और वो आपको इस चीज में हेल्प करेगी कि आप किस तरीके से सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये सारे इश्यूज हैं, और मुझे लगता है कि मैंने काफी चीजें बताई हैं। और जानवी जी बताइए, अभी लास्ट क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने सच में बहुत अच्छी तरीके से सारी चीजें आपने बता दी कि कोर्स को करने के बाद बच्चे कहाँ जा सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि बहुत से बच्चों को ये नहीं पता था कि इस कोर्स को सिर्फ ज्यादा लोग क्या सोचते हैं कि जिससे हमने ग्रेजुएशन किया है उसी से हम मास्टर्स कर सकते हैं। तो इसमें आपने ये बताया कि ग्रेजुएशन में आपका सब्जेक्ट बहुत आवश्यक नहीं है, अगर आपका सब्जेक्ट नहीं है तो भी आप इससे मास्टर्स कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे यहाँ जो बच्चे बीएससी के आते हैं उनको एमएससी की डिग्री प्रोवाइड की जाती है, और जो बीए के आते हैं उन्हें एमए की डिग्री प्रोवाइड की जाती है। आपने भिन्न स्पेशल एरियाज के बारे में बताया, और आपने ये भी बताया कि साइकोलॉजी अप्लाइड साइकोलॉजी पढ़ने के बाद आप स्वयं के जीवन को भी सुंदर, सरल और सहज बना सकते हैं, और दूसरों के जीवन को भी आप सुंदर, सरल और सहज बना सकते हैं। इसके साथ में कैरियर में आपने एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट की बात की। बच्चे हमारे बहुत अच्छे से इस बात को समझे होंगे कि एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट बनने के बाद वो स्कूलों में कैसे जाएंगे, और वो काउंसलर के रूप में, मनोवैज्ञानिक के रूप में वो कितना योगदान दे सकते हैं। क्योंकि आज जो छोटे बच्चे हैं उनमें बहुत ज्यादा आपराधिक जो भावनाएं उत्पन्न हो रही है, जो उनके अंदर डेलिंक्वेंसी टॉलरेंस आ रहा है, उसको कम करने के लिए, या फिर जिन बच्चों का आईक्यू कम होता है उसको कम करने से जुड़ गए। तो उसको उन सब चीज को एक तरीके से साइकोलॉजी होता है, पहले मेजर करता है इसका लेवल क्या है आईक्यू का, और उसके बाद फिर उसका मार्गदर्शन करता है, या उसकी काउंसलिंग करता है, उसको गाइडलाइंस देता है, जो साइकोलॉजिस्ट होता है। तो स्कूलों में आप बहुत अच्छी तरीके से आप अपना रोल प्ले कर सकते हैं एज अ साइकोलॉजिस्ट, और इसके लिए बहुत अच्छा कैरियर अपॉर्चुनिटीज भी है। बड़े स्कूलों में आपको हैंडसम सैलरी के साथ रखा जाता है, और आपको बहुत रिस्पेक्ट के साथ देखा जाता है, क्योंकि जो काउंसलर होता है वो मैनेजमेंट की भी काउंसलिंग करता है, पेरेंट्स की भी करता है, बच्चों की भी करता है। एकदम सेंटर बॉडी होता है काउंसलर, उसको बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है कि यदि आप साइकोलॉजिस्ट हो तो आप एक सम्मानजनक पोस्ट पर आ जाएंगे। सर ने बताया कि डायरेक्ट आप नवोदय में और केंद्रीय विद्यालयों में आपका डायरेक्ट अपॉइंटमेंट हो सकता है। बहुत सारे हमारे बच्चे इसमें गए भी हैं, और इस डिपार्टमेंट से पढ़े हुए, चूंकि सर विगत 22 वर्षों से पढ़ा रहे हैं और फाउंडर मेंबर भी हैं इस डिपार्टमेंट के, तो उनको ज्यादा अच्छे से इस चीज को बता पाए। और बहुत सारे बच्चे आज भी टच में हैं, सर के टच में हैं। और डीआरडीओ में सर ने कहा कि डीआरडीओ में भी आप साइकोलॉजिस्ट जा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग आपने देखा होगा कि सुसाइड कर लेते हैं। जब कहीं किसी विश्व युद्ध छिड़ता है तो उनको इतना ज्यादा एंजाइटी होता है कि वो सुसाइड वगैरह करना शुरू कर देते हैं, भागना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में आपकी आवश्यकता पड़ेगी, यदि आप साइकोलॉजिस्ट बनते हैं तो आपकी आवश्यकता पड़ती है। और आप सर ने बताया फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट भी आप बन सकते हैं आगे चल करके। अगर आप अप्लाइड साइकोलॉजी से करते हैं तो आप फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट भी, जो नार्को टेस्ट वगैरह होता है, आपने सुना होगा, पिक्चरों में देखा होगा कि उसमें सही बात कैसे निकलवाई जाती है, जो लोग झूठ बोलते हैं तो मशीन के थ्रू और एक टेस्ट के थ्रू उनको दवा दे करके उनको बहुत सारी प्रोसेस होती है। तो जब आप अप्लाइड साइकोलॉजी करेंगे और फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट बनेंगे तो आपका उस फील्ड में भी एक अच्छा योगदान होगा। आप हॉस्पिटल में एज एम्स काउंसलर रखे जाते हैं, सभी जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं सभी डिस्ट्रिक्ट में एक काउंसलर रखा जाता है। कारण क्या होता है कि हमारे पेशेंट होते हैं उनका जो एक डिप्रेशन की स्थिति आती है, या तो उनमें निगेटिविटी आती है, जो जीवन के प्रति उनका एक उत्साह खत्म
खत्म होता है उनको उनका एक पॉजिटिविटी लाने के लिए, उनको जीवन जीने के लिए, उत्साह भरे जीवन को जीने के लिए मोटिवेट करने के लिए, इन सब के लिए काउंसलर की आवश्यकता होती है। तो आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उसमें भी जॉब मिल सकती है। इसके साथ में जेल में भी काउंसलर की आवश्यकता होती है, मनोवैज्ञानिक की आवश्यकता होती है कि आयोग से निकलता है पद, तो आयोग से बहुत सारे पद मनोवैज्ञानिक के निकलते हैं जिसमें वो स्पेशलाइजेशन मांगते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी के। तो यदि आप क्लिनिकल साइकोलॉजी से, जो हमारा डिपार्टमेंट है वो क्लिनिकल साइकोलॉजी में स्पेशलाइजेशन कराता है, प्लस भी कराता है। तो यदि आप यदि आप क्लिनिकल साइकोलॉजी में स्पेशलाइजेशन करते हैं जेलों में जो एज अ काउंसलर, एज अ साइकोलॉजिस्ट आपको अपॉइंटमेंट हो सकता है। और ये सीधे आयोग से बहुत सारी वैकेंसी आती है, बम्पर वैकेंसी आती है। तो चूंकि बच्चों को पता नहीं होता है, इतना कोई बताने वाला नहीं होता है, इतना कोई समझाने वाला नहीं होता है, तो इस वजह से हम सभी ने, हम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम बच्चों का मार्ग प्रशस्त करें और उनको एडमिशन लिए ना ले, आए ना आए, क्योंकि कुछ बच्चों का पहले से ही लक्ष्य निर्धारित होता है कि उनको डॉक्टर बनना है, कुछ का निर्धारित होता है उनको इंजीनियर बनना है। लेकिन जिसको साइकोलॉजिस्ट बनना है, जिसको कैरियर के साथ साथ अपने जीवन को भी सुंदर करना है, समाज में भी कुछ योगदान करना है, कुछ बड़ा सोचना है, कुछ बड़ा करना है, कुछ अच्छा करना है, तो उसको निश्चित रूप से ये साइकोलॉजी में अपना कैरियर आजमाना चाहिए। और इसके लिए जो अभी हमारे साथ जो बच्चे जुड़े हुए हैं, आबिद हमीद, आकांक्षा सिंह और छाया त्रिपाठी, जाली मौर्य और मुस्कान श्रीवास्तव, नेहा गुप्ता, निधि कुमारी और बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। सुनीत कुमार गुप्ता, बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। तो निश्चित रूप से आप, और बहुत सारे बच्चे यूट्यूब से जुड़े हुए हैं डायरेक्ट। तो आप सभी को निश्चित बहुत सारा फायदा होगा आज के इस लेक्चर से, आज के इस वेबिनार से। अब मैं प्रोफेसर रामचंद्र श्रीवास्तव, जो कि फाउंडर भी रहे हैं हमारे इस डिपार्टमेंट के, और मैं आपसे आग्रह करती हूँ, और भागाध्यक्ष भी रहे हैं, और आपके नाम से आदमी तक हमारा डिपार्टमेंट जाना जाता है, आज आपके नाम से भी जाना जाता है। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि इस डिपार्टमेंट में आज हम पढ़ा रहे हैं और आपका आशीर्वाद बना हुआ है। हम चाहते हैं सर कि आप हमारे बच्चों का मार्गदर्शन करें। प्रोफेसर रामचंद्र श्रीवास्तव सर। जानवी जी, audible? जी सर। I am audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you very much. Thank you, Professor Ajay Pratap Singh ji and your colleagues, Dr. Manoj Pandey ji, Dr. Janvi Srivastava ji, Anuj Chagi ji. I am grateful that you people have given me the opportunity to speak to the students. मैं भी अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे 2001 से जब अप्लाइड साइकोलॉजी का कोर्स 2000 में शुरू हुआ था, तब से 2015 तक मुझे उस विभाग में कार्य करने का अवसर मिला, और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको हम बताना चाहेंगे कि वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय का जो अप्लाइड साइकोलॉजी का विभाग है, वह अन्य जगह के मनोविज्ञान विभागों से किस प्रकार से अलग है, क्या इसकी उपलब्धियां रही हैं, क्यों यह बिल्कुल एक दूसरे से अलग है, आज इस विभाग का क्या स्टेटस है, यह विभाग छात्रों के दृष्टिकोण से क्यों बहुत उपयोगी है, इन सब बातों पर मैं चर्चा करने का प्रयास करूंगा।
मुझे याद है 2001 में मैं रीडर के पद पर नियुक्त हुआ और कुछ वर्षों के बाद ही प्रोफेसर के पद पर प्रमोट कर गया और प्रोफेसर और अध्यक्ष के यूट्यूब रूप पे ज़्यादा में देख रहे हैं, सब समझ 2015 तक कार्य किया। हमारे साथ थे डॉक्टर पंकज कुमार सिंह, जो दुर्भाग्य से इस दुनिया में नहीं है। चल रहा है स्ट्रीमिंग। हमारे साथ थे जितेंद्र कुमार सिंह, जो DRDO में चले गए। हमारे साथ प्रोफेसर अजय प्रताप सिंह जी, जो आज भी विभागाध्यक्ष के रूप में विराजमान है। हमारे साथ थे अविनाश कुमार, जो दिल्ली विश्वविद्यालय में चले गए। बहुत अच्छी फैकल्टी मुझे मिली थी, बहुत टैलेंटेड लोग थे और उस तरह की फैकल्टी शायद किसी विभाग में जल्दी दिखने को नहीं मिलती। और हम लोग बड़ी एकजुटता और संगठनात्मक ढंग से कार्य करते रहे। मैं इस कोर्स के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा कि जो अप्लाइड साइकोलॉजी का जो कोर्स है, यह एक प्रकार का प्रोफेशनल कोर्स है और मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि पूरे देश में जो अप्लाइड साइकोलॉजी डिपार्टमेंट्स हैं, जब ये विभाग में उस समय केवल दिल्ली का साउथ कैंपस, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता, इन्हीं विश्वविद्यालयों में अप्लाइड साइकोलॉजी का विभाग था और 5वां विभाग वीर बहादुर सिंह जौनपुर विश्वविद्यालय में था। पूर्ण रूप से प्रोफेशनल कोर्स के रूप में विकसित किया गया और जो यह अन्य से अलग इसलिए था कि हमारा स्पेशलाइजेशन OB नेशनल बिहेवियर एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पर था और क्लिनिकल साइकोलॉजी। ये दो हमारे स्पेशलाइजेशन एरियाज थे, जो आज भी ये एरियाज हैं। और यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि मुख्य उद्देश्य यह था ऐसे मनोवैज्ञानिकों को तैयार करना जो डिग्री प्राप्त करके नहीं यार, किसी का नहीं वो विभिन्न क्षेत्रों में जाकर कार्य कर सके। मैं यह बताना चाहूँगा कि कोर्स का स्ट्रीम चलता है ना मैम, तो कई चीज़ का ध्यान देना पड़ता है। उदाहरण के लिए स्ट्रीमिंग करा रहे हैं ना, ये जो सॉफ्टवेयर बच्चा OB पढ़ता था, ट्रैक करना पड़ता है। उसको OB के 8 पेपर पढ़ने पड़ते थे। जो क्लिनिकल पढ़ता था उसको भी 8 पेपर पढ़ने पड़ते थे। पहले वर्ष में तो हम जनरल फंडामेंटल्स साइकोलॉजी से लेकर के रिसर्च मेथड से लेकर के और फील्ड्स ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी और रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ाते थे। बेसिक चीजों की जानकारी तो देते ही थे, लेकिन उसके साथ ही दूसरे वर्ष से हम उनको स्पेशलाइजेशन दिया करते, सेकंड सेमेस्टर से स्पेशलाइजेशन दिया करते थे। कोई OB लेता था, कोई क्लिनिकल लेता था और इस प्रकार से 8 पेपर्स के द्वारा नहीं मैम, खाना खा के आए उस क्षेत्र में मिलती थी। मैम बन गया था। इसके बाद जो मैम बन हमारा गया कोर्स था था वो उसमें हम समर ट्रेनिंग का हमने प्रावधान रखा था, जिसमें बच्चे को अगर OB का है तो किसी भी इंडस्ट्री, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जा करके उसको
2 महीने की समय ट्रेनिंग लेनी होती थी। जो क्लिनिकल का जो स्टूडेंट था वह मेंटल हॉस्पिटल आगरा या नूरमंजिल साइकियाट्रिक सेंटर लखनऊ में जाकर यानी कि क्लिनिकल साइकोलॉजी की ट्रेनिंग प्राप्त करता था। इतना सब करने के बाद वह एक पूर्ण रूप से एक सक्षम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या ओबी के विशेषज्ञ के रूप में वह तैयार होता था और विभिन्न ऑर्गेनाइजेशंस में वह एलिजिबल होता था, जाकर के वह नौकरी कर पा जाता था। समर ट्रेनिंग के दौरान ही वह अपने आप को तैयार करता था कि उसे कोर्स करने के बाद उसको जॉब मिल सके और सब जॉब में कहीं न कहीं जरूर। मुझे गर्व है यह बताने में कि जो लड़का क्लिनिकल साइकोलॉजी पढ़ा और उसने एमफिल की डिग्री प्राप्त कर ली, वो लड़का आज कम से कम 20 से 25 ऐसे हमारे क्लिनिकल साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं जो कि विभिन्न हॉस्पिटल्स में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के रूप में वो नियुक्त हैं। लगभग मोर देन 60,000 रुपये उनकी सैलरी है। बहुत से हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो विभिन्न ऑर्गेनाइजेशंस में वो HR एग्जीक्यूटिव के रूप में काम कर रहे हैं। इस प्रकार से हमारा कोर्स रहा हुआ पूर्ण रूप से प्रोफेशनल कोर्स रहा, इसलिए यह अन्य डिप्लोमा है कोर्स से अन्य जगह के मनोविज्ञान से वहाँ का भर देना रहा है। अन्य जगहों पर तो मनोविज्ञान के कई पेपर पढ़ाए जाते थे, लेकिन यहाँ हम केवल स्पेशलाइजेशन। तो यही नहीं, हमने इस विभाग को ये कोशिश किया कि इसको एक पहचान मिले। जबकि जौनपुर एक छोटी जगह मानी जाती थी, ये माना जाता था कि बड़े बड़े जगहों पर तो तमाम मनोविज्ञान के विभाग हैं, लेकिन बड़े गर्व के साथ मैं कहता हूँ कि अपने सहयोगियों के साथ मिलकर के इस विभाग को न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया। विभिन्न नेशनल सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेज आयोजित किए, जिस लोग आए और आने के बाद हमारे प्रोग्राम को, हमारे विभाग को लोगों ने अप्रिशिएट किया। हमारा अपना एक स्टूडेंट सचिन जैन जो कि अमेरिका में चला गया हमारी डिग्री लेकर के, और वहाँ उसने PhD किया, और लेकिन वह अपने विभाग के साथ उसका कमिटमेंट उनकी PhD भी तो बाहर से हुई है ना, और उसके सहयोग से अमेरिका के विभिन्न विश्वविद्यालयों से यहाँ पर कॉन्फ्रेंसेस आयोजित किया और वहाँ से लोग आए और करीब 8 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स हमने आयोजित किए। और मुझे गर्व है कि हमारे इस विभाग में अमेरिकन काउंसलिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट एरफोर्ड, दूसरे प्रेसिडेंट ओलांटन जी, पूरी टीम के साथ ये लोग यहाँ पर आए। सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी ये रही कि हमारा यह जो कोर्स है अप्लाइड साइकोलॉजी की मास्टर डिग्री जो है, उसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान कराने के लिए जो अमेरिका की जो सबसे बड़ी संस्था है कैकरेप, जो काउंसलिंग प्रोग्राम का एक्रेडिटेशन करती है, जो विश्व की सर्वोच्च संस्था है, हमने वहां संपर्क किया और हम लोगों के कार्यक्रमों, कोर्स के प्रारूप और विभिन्न उपलब्धियों को देखते हुए कैकरेप ने हमें मान्यता प्रदान की। 8 मिनट में एशिया की यह पहली यूनिवर्सिटी थी, यह पहला विभाग था जिसको कैकरेप ने
मान्यता प्रदान की और कोई मान्यता नहीं प्रदान की। कैकरेब की जो चेयरपर्सन थी कैरल बॉबी और IRCT के ग्रुप रिजार्ड, ये लोग जौनपुर में आए और आ करके उन्होंने हमारे वाइस चांसलर को प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया कि आपका यह जो विभाग है यह अंतर्राष्ट्रीय रूप से वह मान्यता उसको प्राप्त हो गई है और यदि यहाँ का कोई भी छात्र यदि अमेरिका में अध्ययन करने के लिए जाता है तो उसे किसी तरह के परीक्षण से नहीं गुजरना होगा, क्योंकि इसको एक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हो चुकी है। तो इस तरह की हमारी कुछ उपलब्धियां थी और आज भी जो हमारे सहयोगी हैं वो उसी मेहनत से उसी तरह से लगे हुए हैं। एक भ्रम पैदा किया जाता है अन्य लोगों के द्वारा कि अप्लाइड साइकोलॉजी और साइकोलॉजी में कोई डिफरेंस नहीं। ये मेन क्या हुआ वो उनकी तरफ मेन चीज खत्म हो गया। डिग्री होगी, लेकिन मैं आपको इस घर से पिता अपनी के बचाने एक साल में देते हैं। जब उनको ये ना होता तो वो थोड़े, लेकिन लोगों ने भी यहाँ पर जिन लोग तो बड़े लेकिन जब आने के बाद तो कम से कम जो नहीं जुड़ पाए वो देख लेंगे ना लिंक है ना यूट्यूब पर लिंक है। महसूस किया बहुत अच्छा लगा। पूर्वांचल विश्वविद्यालय के अप्लाइड पॉलिटी डिपार्टमेंट ले लिया और माहौल था अन्य जगहों इंजीनियरिंग और वही है यहाँ पर किसी तरह की कोर्स नहीं थी। एक ओपिनियन था और गए उन्होंने पहचान। मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूँ कि कुछ लोग थे जो विशेषज्ञ आए जिन्होंने टेलीफोन करके मुझसे कहा कि अमुक विद्यार्थी हमारे यहाँ भेज दीजिए, बहुत अच्छा विद्यार्थी। हमने कैंपस तो संक्षिप्त भी बंद हो जाएगा और हमारे यहाँ से तमाम ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका हुआ या तो खुद ही बंद हो जाएगा। कहना ठीक नहीं होगा मुझे लगता है। बड़े सफल ढंग और आज भी वे कैसे 1 घंटे का हुआ और नहीं पढ़ पाया क्या? मुझे गर्व है मैम वो फ्री वाला सिस्टम गर्ल्स में अच्छा नहीं था। विभाग से निकले हुए छात्र दौसा राजस्थान जैसी जगह पर काम कर रहे हैं। हमारे एक स्टूडेंट छत्तीसगढ़ में जाकर के उन्होंने संगीत के बीच का पाठ किया था और ट्रेनिंग किया था। हर एक स्टूडेंट जाए उन्होंने पहचान बनाई है और हजार फुल्ली सेटिस्फाइड निकाल नहीं सकते तो दूसरे ढंग का है। यदि आप चाहते हैं कि हो जाएगा पर रिमूव हो जाएगा, आप पता चलेगा जॉब रिमूव हो जाएगा। तो
थोड़ा दिखेगा सर को पता चल जाएगा। तोड़ना पड़ेगा, थोड़ा आर्थिक बोझ वहन करना पड़ेगा, लेकिन अन्य जगहों की तुलना में कोई बहुत आर्थिक बोझ हम नहीं देते। और एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट की बात हम करते हैं। और मैं तो कहूँगा कि छात्र बिना किसी उसके आए, एडमिशन लें, तब उनको महसूस होगा कि वो एक दूसरे वातावरण क्या करें, न्यू मीटिंग लगा दें, नया पढ़ाई कर रहे हैं। नया स्टार्ट और करना पड़ेगा फिर मैं कहूँगा कि खत्म कर देना। जो वर्तमान में भी है वो नहीं, दूसरा फैकल्टी जुड़ेगा। पूरी तरह से एक्सपर्ट है, टैलेंटेड है, और वो एक अपने क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल किए हुए है। वही चीजें स्टूडेंट्स को दी जा रही हैं जो हम लोग के समय में भी दिया जाता था। और प्रोफेसर अजय प्रताप सिंह जिनके नेतृत्व में यह विभाग चल रहा है, एक हाईली एकेडमिशियन के रूप में हैं। विदेशों में इन्होंने कई बार यात्राएं की हैं, अनेक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस को अटेंड उस समय टेक्निकल इशू दिखा के थैंक यू बोल रहे हैं। टेक्निकल इशू दिखाने क्या सर अटक रहे हैं। अटे थे कि कैसे ये जब नए कम्युनिटी आए और जब हमने ये धन्यवाद ज्ञापन किसको देना है? विश्वविद्यालय को 2 मिनट विशेष रूप से मुझे लगता है कि होना चाहिए। कि जो कोई ऐसा इनकी वॉइस ब्रेक हो रही है मैम, इनकी वॉइस भी ब्रेक हो रही है ना, कोई मतलब नहीं है के लोगों के बीच किया प्रोग्राम मेंटल हेल्थ तमाम देश को बनाया। हाँ मैम बोल दीजिए आप सर, आपकी तरफ टेक्निकल इशू। डायबिटीज जी सर, जी सर, आपकी तरफ बहुत जी सर, जी सर, सर आपकी बहुत सारी आवाज ब्रेक हो रही है। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि हमारे बच्चे कहाँ बेस्ड हैं, कहाँ पर हैं, और अपना कैरियर कहाँ देख सकते हैं। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात है सपने देखने के लिए, सपना छोड़ने के लिए सबसे पहले बच्चों को सपना देखना चाहिए। तो अब मैं अंत में हमारे मुख्य अतिथि ने, हमारे वक्ताओं ने बहुत अच्छी तरीके से सारी चीजें बताई। अब मैं डॉक्टर मनोज पांडे सर से आग्रह करती हूँ कि वो कम शब्दों में आभार प्रकट करें। डॉक्टर मनोज पांडे सर। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत टेक्निकल इश्यूज थे थोड़े। तो डॉक्टर मनोज पांडे सर। शायद डॉक्टर मनोज पांडे सर हमारी बात को सुन नहीं पा रहे हैं। हम सभी छात्र छात्राओं को हेलो डॉक्टर मनोज पांडे सर नहीं, अच्छा शायद वो टेक्निकल इशू के कारण सुन नहीं पा रहे हैं। हमारे सभी छात्र छात्राओं ने बहुत पेशेंस के साथ सुना। बहुत से छात्रों ने यूट्यूब पर सुना आज के वेबिनार को, और निश्चित रूप से उनको फायदा हुआ होगा, क्योंकि कैरियर संबंधी जो जानकारी हमारे मुख्य अतिथि ने और मुख्य वक्ता ने दी, वो बहुत कम लोग देते हैं। बहुत कम लोग समाज में आकर के इस तरह की बातें या छात्रों को बताते हैं, जिनको लगता है कि उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि समाज में आकर के छात्रों को इस तरह की चीजें बताई जाए और उनका पथ प्रदर्शन किया जाए। ऐसे शिक्षक बहुत कम रहते हैं। तो ऐसे हम सभी लोगों को प्रोफेसर अजय प्रताप सिंह जी, प्रोफेसर रामजलाल श्रीवास्तव जी, डॉक्टर मनोज पांडे सर, डॉक्टर
और रनु त्यागी जी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और सभी छात्र छात्राओं को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे अपनी तरफ से कि छात्र छात्रा इसको अपना कैरियर बनाए, इस सब्जेक्ट को, इस विषय को, क्योंकि अपना जीवन भी हमें सुंदर, सरल और सहज बनाना है। मैं फिर इस बात को बोलूंगी और दूसरों के जीवन को भी हम सुंदर, सरल और सहज बना सके। इसके लिए जरूरी है कि हम उस विषय की पढ़ाई करें जो हमारे जीवन में अपना अमूल अपना योगदान करे। और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहूँगा। हेलो, सुन पा रहे हैं आप लोग? जी सर। मैं जो भी उपस्थित छात्र हैं, मैं उनसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आपका आज का एक सही निर्णय आपके आने वाले कल को में कह सकते हैं अमूलचूल परिवर्तन ला सकता है, और इसका उदाहरण हम सब हैं। मैं अपने बारे में बताऊंगा कि मैंने मनोविज्ञान विषय बस इसी वजह से चूज़ किया। ये मेरा अपना व्यक्तिगत निर्णय था कि मैं मनोविज्ञान से आगे पढ़ूंगा, और उसके बाद से मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, और आज हम इस पोजीशन पे हैं हम लोग। तो एक अच्छा आपको विश्वविद्यालय, एक अच्छा फैकल्टी, एक अच्छा आपको कोर्स आपको नई ऊंचाइयों पे जहाँ भी आप जाना चाहते हो आपको ले जा सकता है। और इस मामले में हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि यद्यपि ठीक है, लोग कहते हैं पूर्वांचल पिछड़े क्षेत्र में बिलोंग करता है, लेकिन जैसा प्रोफेसर रामजी लाल श्रीवास्तव सर ने कहा कि स्थान आपको रोक नहीं सकता है। ठीक है, आज की डेट में अगर बात किया जाए तो आप यहाँ से पढ़ें, चाहे कहीं और से भी पढ़ें, मनोविज्ञान के विषय में पढ़ रहे हैं, आप मनोविज्ञान से संबंधित विषयों को पढ़ रहे हैं, तो आप कहीं भी पहुँच सकते हैं। और जो फैकल्टी हैं पढ़ाने वाले संभाव सब एक जैसे ही हैं, चाहे आप दिल्ली से पढ़ें, चाहे आप कलकत्ता से पढ़ें, चाहे और बड़े जगहों से पढ़ें, वहाँ पढ़ाने वाले हम जैसे लोग ही हैं। और जो भी तमाम, मैं प्रोफेसर अजय प्रताप सर को सुन रहा था, जानी मैडम को सुन रहा था, और लोगों को भी मैं सुन रहा था बीच बीच में। कुछ कह सकते हैं कि मेडिकल कुछ कंडीशन इस तरह से चीज़ें हैं कि मैं पूर्णतः प्रतिभाग नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन कहूँगा मैं कि आप लोग इन चीज़ों को गौर से देखें। और आज पुनः मैं एक ही बात को कहूँगा कि आपका एक अच्छा निर्णय आने वाले आपके भविष्य को उज्जवल और कह सकते हैं कि बहुत ही व्यापक रूप से आपको एक सफल व्यक्ति के रूप में पहचान दिला सकता है। इसके साथ साथ मैं जानवी जी, आप अगेन बात कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सभी छात्र छात्राओं को ढेर सारा आशीर्वाद, ढेर सारा शुभाशीष। और वो अगर इस सब्जेक्ट को अपना कैरियर बनाते हैं तो निश्चित रूप से बहुत सुंदर उनका निर्णय होगा, बहुत अच्छा निर्णय होगा, क्योंकि अपने साथ वो समाज के लिए भी कुछ करने की उनमें जज्बा आएगी और कुछ करने के लिए वो प्रोत्साहित होंगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे एरिया है, चाहे हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, एनजीओ से रिलेटेड काम हो, कहीं भी यदि वो जाते हैं तो निश्चित रूप से समाज के लिए भी सारे बच्चे और कैरियर में मनोविज्ञान में यदि कैरियर चुनते हैं तो बहुत ही सब लोग लाभान्वित होगा। वो अपने परिवार के साथ साथ समाज को भी लाभान्वित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, हम सभी को सुनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। मीटिंग क्लोज कर दो, हो गया? रिस्पॉन्सेस तो अच्छे आए हैं, जितने लोग आए हैं, मतलब जितने भी मैसेज किए हैं, लाइट भी, थैंक यू सो मच, थैंक यू, एक्सीलेंट। मैम वो श्वेतांग सर भी ऐड हुए थे इसमें? ऐड हुए रहे होंगे। मैंने बोला कि एक्सीलेंट। प्रताप मौर्य आयोजक मंडल को कोटि कोटि धन्यवाद। वो अपलोड हो रहा है, वो कोई अपलोड हो चुका है। थैंक यू मैम। सही है, थैंक यू मैम। अजमल अली जी शायद